Good morning and welcome to all of you. In today's video, I am going to explain choosing appropriate filler exercise 1 and questions from 39 to 50. These fillers are a little bit difficult, but you are not going to feel them difficult because you are connected with me. You are watching the videos on a regular basis, and I am sure you will begin to feel them very easy. So get connected and be continued with me. So let's get started. The first question is, even at the risk of economic loss यानी आर्थिक नुकसान के खतरे पर भी ही रेफ्यूज टू टेक द बीटन ट्रैक, उसने बीटन ट्रैक घिसे पीटे मार्ग को अपनाने से मना कर दिया। अब ही और रेफ्यूज्ड में ही सब्जेक्ट है, रेफ्यूज्ड वर्ब है। बीच में हमें एक एडवर्ब की जरूरत है जो रेफ्यूज्ड वर्ब को मॉडिफाई करे। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं रिपीटेडली, ऑफन, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली एंड स्टीडफास्टली। समझना यह है कि रिफ्यूज के लिए इनमें से कौन सा शब्द सुटेबल होगा। रिपीटेडली मीन्स होगा बार बार, पुनरावृत्त मैनर में यानी बार बार। ऑफन मीन्स प्रायः, ऑफन मीन्स प्रायः। रेगुलरली नियमित रूप से, रेगुलरली नियमित रूप से। कंटिन्यूअसली लगातार, कंटिन्यूअसली लगातार। स्टीडफास्टली यानी अडिगता पूर्वक, न झुकते हुए। स्टीडफास्ट एडजेक्टिव है और उसका एडवर्ब होता है स्टीडफास्टली, यानी बिल्कुल ही उसने जो निर्णय लिया उससे वो कभी झुका नहीं और सख्ती के साथ उसने रिफ्यूज कर दिया। स्टीडफास्टनेस थी उसके रिफ्यूजल में कि मैं इस घिसे पीटे मार्ग को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, टेक नहीं करूंगा, भले ही मुझे इकोनॉमिक लॉस क्यों न झेलना पड़े। तो आंसर होगा 39 का ई। क्वेश्चन नंबर 40, द ओनली वे टू डैश द कंट्री फ्रॉम द एविल्स ऑफ कम्युनलिज्म इज टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ। एक ही रास्ता है, द ओनली वे टू, एक ही रास्ता है जिससे हम देश को कम्युनलिज्म नाम की बुराई से डैश कर सकते हैं। और वह रास्ता क्या है? टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, कि हम रूल ऑफ लॉ को लागू करें, एनफोर्स कर दें, इंप्लीमेंट कर दें रूल ऑफ लॉ को। एक ही रास्ता है, देश को बचा लेना है किससे? कम्युनलिज्म से। ये जो सांप्रदायवाद है हर जगह, कम्युनल जो चर्चाएं होती है, उससे, उसकी बुराई से देश को डैश कर लेना है। इरेडिकेट उन्मूलन करना, एबोलिश इसका सिनोनिम होगा, अपरूट इसका सिनोनिम होगा। मोबिलाइज गति लाना, एक्सट्रिकेट मुक्त करना, पर्ज पेट साफ होना, और स्ट्रेंथन मजबूत होना या मजबूत करना या मजबूत बनाना। अब यूं ही अगर हम केवल शब्द के आधार पर इसका आंसर दें तो मन में होगा कि हम एक्सट्रिकेट दे देते हैं, लेकिन आप एक इडियम याद करें, टू पर्ज समथिंग फ्रॉम, टू पर्ज समथिंग फ्रॉम। जहां कहीं एविल्स वगैरह से किसी को मुक्त कर देना हो वहां हम पर्ज का प्रयोग करते हैं। टू पर्ज समथिंग फ्रॉम समथिंग, तो पर्ज जो है स्पेशली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में आता है ऐसी स्थिति में, इसलिए आंसर आपका पर्ज होगा। हाँ, यदि पर्ज नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम एक्सट्रिकेट का प्रयोग करते, क्योंकि एक्सट्रिकेट में भी हम मुक्त करते हैं। बट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होने के चलते
कोलोकेशन में आने के चलते बेहतर आंसर पर्ज होगा। नेक्स्ट, ऑन हिज सडन डिमाइज, उसके एकाएक निधन पर। डिमाइज मीन्स होता है डेथ, डिमाइज मीन्स होता है निधन। माई इमोशंस वर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट वॉज डैश हाउ आई फेल्ट। एकाएक उसकी मृत्यु हुई, उसका निधन हुआ। अब उस समय मेरी भावनाएं इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मेरी भावनाएं इतनी जटिल थी, मतलब बहुत तरह की भावनाएं मन में आ रही थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, और वो इस तरह के थे कि मैं डैश नहीं कर सकता हाउ आई फेल्ट, मतलब मैंने कैसा महसूस किया इसे, दैट इट वॉज डैश, अब उसे बताया नहीं जा सकता। मतलब तो यही है ना, अनरीजनेबल मीन्स होता है बेतुका, अनरीजनेबल मीन्स होता है विवेकहीन, विवेकहीन। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। इनटॉलरेबल असहनीय, असहनीय। अनइमेजिनेबल अकाल्पनिक, जिसकी कल्पना न की जा सके। इनएक्सप्लिकेबल अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, उसे हम इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं। तो मैंने कैसा फील किया, इट वॉज इनएक्सप्लिकेबल, इट मीन्स दैट वॉज नॉट एबल टू बी डिस्क्राइब्ड, वह डिस्क्राइब करने योग्य नहीं था। दैट वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, कि हाउ आई फेल्ट, मैंने कैसा महसूस किया, मेरे इमोशंस इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर गए कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि उसके सडन डिमाइज पर क्या क्या फीलिंग्स मेरे अंदर आई। आंसर इनएक्सप्लिकेबल होगा। अब इनटॉलरेबल असहनीय, असहनीय यहाँ सूट नहीं करेगा। इट वॉज इनटॉलरेबल, इट वॉज इम्पॉसिबल नहीं, एग्जैक्ट आंसर इनएक्सप्लिकेबल होगा। किताब में कुछ दूसरा दिया हुआ है, वो गलत है आंसर। आगे, अ सोल्यूशन में नॉट येट बी इन साइट, अभी भी समाधान साइट में नहीं है, मतलब सामने नहीं है, दृष्टि में नहीं है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज टू गेट अ डैश बिटवीन देम स्टार्टेड, दोनों के बीच डैश को स्टार्ट करा देना एक महत्वपूर्ण बात थी। सॉल्यूशन तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ अटपटा है, इधर इन्होंने फास्ट का प्रयोग किया, यहाँ ये मे का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रामर का तो टांग तोड़ दिया गया है यहाँ पर, बट आइए फील हम कर लेते हैं। was to get a dash between them started, क्या स्टार्ट करवाना है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग was to get a dash between them started, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करवा देना है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट मतभिन्नता, उग्र मतभिन्नता के लिए हम कॉन्फ्लिक्ट का प्रयोग करते हैं, लड़ाई मतभिन्नता। डिबेट वाद विवाद, वाद विवाद। डायलॉग संवाद बातचीत, कॉन्वर्सेशन। बातचीत, डिस्कशन वार्ता, किसी चीज के ऊपर चर्चा। सॉल्यूशन में नॉट येट बी इन साइट, अभी भी सॉल्यूशन सामने नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज टू गेट ए डैश बिटवीन देम स्टार्टेड, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि उनके बीच वार्ता शुरू कर दी जाए, उनके बीच वार्तालाप शुरू हो जाए। तो टू गेट अ डैश, टू गेट अ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अच्छा, कोई मध्यस्थता कर रहा है तो बीच में डिबेट क्यों करवाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्यों करवाएगा, ये नहीं हो सकता। दो लोगों के बीच के बात को डायलॉग कहते हैं, ये यहाँ सही था। कॉन्वर्सेशन ये भी सही था, और डिस्कशन ये भी सही है। अब करें क्या, ये कितना कठिन काम है। सही तो तीनों लग रहा है ना, दोनों के बीच डायलॉग शुरू कर दिया जाए, दो लोगों के बीच की बात को हम डायलॉग कहते हैं। कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन, बट द बेस्ट वन इज कॉन्वर्सेशन। अगर किसी समस्या का समाधान करना है
तो जो चीज बंद होती है पहले वो कॉन्वर्सेशन होती है, वार्तालाप। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है, लोग के बीच लड़ाई इत्यादि होती है, कुछ गलत स्थिति उत्पन्न होती है, तो पहले कॉन्वर्सेशन बंद हो जाता है, दोनों पक्षों में बातचीत बंद हो जाती है। डायलॉग का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है जो यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। डिस्कशन किसी मुद्दे के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर वार्ता यहाँ लोग के बीच है, बिटवीन देम है, इसलिए बेहतर आंसर कॉन्वर्सेशन होगा। कई बार मैं डिफर कर जाता हूँ किताब में दिए गए आंसर से, बट मैं जो बताता हूँ वो मेरा अपना है और मेरी अपनी सोच है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सर आप ये बता रहे हो, और कमेंट में लोग लिखते हैं किताब में आंसर ये है। आप स्वतंत्र हैं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरे लॉजिक से, मेरे एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप सोचिए, देखिए कौन सा लॉजिक सही है, किताब में जो आंसर दिया गया वो या जो मैंने समझाया वो आप मिला लीजिए। आप विवेकशील हैं, खुद निर्णय आप ले सकते हैं। आफ्टर कंसल्टिंग, मैं मानता हूं कि इस किताब को, ऐसे एक्सरसाइज को करने वाला व्यक्ति अपने आप में इम्पोर्टेंट तो जरूर है, खास तो जरूर है। सब लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा आप विवेकशील हैं, आप अपने प्रूडेंस का इस्तेमाल करें और दोनों में से एक को बता दें कि कौन सही है। After consulting a dash of doctors, he eventually thought of consulting a specialist. पहले बहुत सारे डॉक्टर से उसने संपर्क किया, लेकिन अब वो इस निर्णय पर पहुंचा है कि उसे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए चेन का प्रयोग नहीं करेंगे, स्ट्रिंग का कर भी सकते हैं, नहीं भी। डॉक्टर्स के लिए पैनल होता है, मास डॉक्टर्स के लिए नहीं होगा, सीरीज ऑफ डॉक्टर्स नहीं होगा, सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स, आफ्टर कंसल्टिंग अ मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स, ए स्ट्रिंग ऑफ डॉक्टर्स हम कहेंगे। मेजॉरिटी लोगों के जनसमूह के लिए यूज होता है, मास भी कॉमन जनरल लोगों के समूह के लिए यूज होता है। चेन श्रृंखला है, चेन तो श्रृंखला है, ए चेन ऑफ इवेंट्स, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ एक ही ऑप्शन हो सकता है, वह है स्ट्रिंग। द प्रेजेंस ऑफ देयर टीचर डैश द चिट चैट ऑफ द गर्ल्स इन द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में लड़कियां कुछ बातें कर रही थी, लेकिन शिक्षक की उपस्थिति ने उनके चिट चैट को डैश कर दिया। तो शिक्षक की उपस्थिति उनके चिट चैट को, उनके गपशप को क्या कर दिया? लिमिटेड कर दिया। अच्छा, इंटरप्टेड कर दिया, इनहिबिटेड कर दिया, ऑब्स्ट्रक्टेड कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया। अब देखिए, प्रोहिबिट मतलब होता है निषिद्ध कर देना, मना कर देना, आधिकारिक तौर पर किसी चीज पर रोक लगा देना, लॉफुल्ली रोक लगा देना प्रोहिबिशन कहलाता है। तो प्रोहिबिटेड मतलब निषिद्ध, मना, ये नहीं कहा जा रहा है। टीचर ने मना नहीं किया, टीचर की उपस्थिति से उनका चिट चैट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था, तो लिमिटेड भी नहीं होगा, सीमित। इंटरप्टेड, टीचर इंटरप्ट करते, जैसे लड़कियां बातचीत कर रही हैं उसमें टीचर टपक पड़ते तो इंटरप्टेड होता, ये भी नहीं होगा। इंटरप्ट मतलब होता है बीच में टपक पड़ना, विघ्न डालना, हस्तक्षेप करना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रुकावट पैदा किया, यहाँ पास्ट में लिख रहा हूं, रुकावट पैदा किया। ऑब्स्ट्रक्शन मार्ग में आता है, रास्ते में लकड़ी का सिल्ली इत्यादि रख दें तो ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाएगी, गाड़ियों का आना जाना बंद हो जाएगा। पेड़ इत्यादि को रोड पर रख दिया जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। हमारी जो नसें होती हैं, इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ये भी रुक जाता है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन बनता है। किसी भी जारी में रुकावट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन का यूज करेंगे, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? इनहिबिट। इनहिबिट मतलब हो जाता है रुक जाना, इनहिबिट। जैसे आप सपोज कि दो चार लोग गप कर रहे हैं, तब तक वहां आपके शिक्षक पहुंच गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी आप इनहिबिट हो जाते हैं, आप जो कर रहे होते हैं उसकी गति थोड़ी सी रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में ही हम प्रयोग करते हैं इनहिबिट का, प्रोहिबिट नहीं, इनहिबिट। काफी अंतर है इन दोनों में, तो आंसर इनहिबिटेड होगा। नेक्स्ट।
The man was about to move his bike into the compound of his apartment when a passerby dashed down the motorbike. अब डाउन लगा हुआ है, फोर्स्ड मतलब होता है बाध्य विवश, ये यहां कैसे होगा? फेल डाउन, मोटर बाइक गिर गया, मोटर बाइक पर गिर गया, ये हो सकता था, तो ऑन या अपॉन चाहिए था जो कि नहीं है, न ए होगा आंसर न बी होगा, एलिमिनेट करिए। टर्न डाउन मतलब होता है ठुकरा देना, ये भी नहीं होगा। क्लाइम डाउन मतलब होता है कहीं चढ़े हैं तो वहां से उतर जाना, ठोकर लगने के अर्थ में यहां पर यूज होगा ई। नॉक डाउन फ्रेज है, नॉक वर्ब से बनता है यह, नॉक डाउन फ्रेजल वर्ब है, नॉक डाउन ठोकर लगना। The man was about to move his bike into the compound of his apartment when a passerby knocked down the motorbike. passerby उसके गाड़ी को ठोक दिया। अब कोई यात्री राहगीर, थोड़ा अटपटा लग रहा है बट दूसरा होगा भी नहीं, आंसर नॉक नहीं होगा यहां। सरिता could have dash in the examination in spite of her, शक्ति थी, could have का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? सकता था, शक्ति थी के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, सरिता है यहाँ इसलिए हम शक्ति थी लिखेंगे। सरिता could have dash in the examination in spite of her efforts। यहाँ had जो दिया जा रहा है ना, सेंटेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस है, सेंटेंसेज ऑफ सपोजिशन है। had the examination been more difficult, यानी if the examination had been more difficult, यहाँ इन्वर्सन का यूज किया गया है। आपको सिंपल बना के बोल रहा हूं, if the examination had been more difficult, if the examination had been more difficult, Sarita could have dashed in the examination in spite of her efforts, यानी अपने प्रयासों के बावजूद सरिता परीक्षा में डैश हो गई होती यदि एग्जाम और कठिन हुआ होता तो क्या हो गई होती? मैनेज्ड के बाद प्रेपोजिशन टू लगता है यानी यह नहीं होगा। फेल्ड के बाद इन लगता है हो सकता है। कॉम्पीट के बाद कॉम्पीट विथ ए पर्सन, कॉम्पीट फॉर समथिंग, न विथ है न फॉर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ट्राइड टू होता है, ट्राइड टू होता है। पास्ट के बाद इन लगता ही नहीं है, फेल के बाद इन लगता है। परीक्षा में फेल हो गई होती यदि पेपर थोड़ा और डिफिकल्ट हुआ होता तो। The dash with which he is able to wield the paint brush is really remarkable। वास्तव में बहुत ही खास, उल्लेखनीय। रिमार्केबल का अर्थ होता है उल्लेखनीय। जिस तरीके से the dash with which he is able to wield the paint brush, प्रॉपरली हैंडल करना विल्ड होता है। प्रॉपरली हैंडल, टू हैंडल समथिंग इन अ प्रॉपर और एफिशिएंट वे को हम विल्ड कहते हैं। टू हैंडल समथिंग इन अ प्रॉपर वे और इन एन एफिशिएंट वे को हम कहते हैं विल्ड। जिस एफिशिएंसी के साथ वह ब्रश घुमा रहा था पेंट करने के दौरान, वह उल्लेखनीय है। तो क्या था? द डैश विथ विच, तो द ईज, जितनी आसानी से, द ईज विथ विच यानी जितनी आसानी से वो पेंट अपना ब्रश घुमा रहा था। द स्विप, स्विप मीन्स होता है बुहारना, झाड़ू मारना। स्किल कला, द स्किल विथ विच, तो जब यहाँ विल्ड लगा ही दिए हैं तो स्किल की क्या जरूरत। मैजेस्टी और प्रैक्टिस, सबसे बढ़िया आंसर ईज होगा। द ईज विथ विच यानी जितनी आसानी से, जितने सुगमता पूर्वक वह ब्रश को घुमा रहा था, पेंटिंग ब्रश को, इससे स्पष्ट था कि वो एफिशिएंट था अपने कार्य में और वह रिमार्केबल है। आंसर ए होगा 48। Two of the fugitive managed to remain free by adeptly avoiding the dash of the police। fugitive means होता है absconder, भगोरा, absconder, भगोरा। managed to का अर्थ होता है सक्सीडेड, सफल हुए। अडेप्टली अवॉइडिंग द डैश ऑफ द पुलिस, पुलिस के डैश को अवॉइड करके, अडेप्टली कुशलता पूर्वक, एफिशिएंटली, स्किलफुल्ली को अडेप्टली कहते हैं। दो भगोड़े जिनको पुलिस खोज रही थी, जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं, उन्हीं के लिए फ्यूगिटिव या एब्सकॉन्डरर का यूज होता है। जो अपराध करके भागे हुए हैं उनके लिए ही हम एब्सकॉन्डरर का यूज करते हैं। तो पुलिस के डैश से ये कुशलता पूर्वक बचते रहे और बचने में सफल हो गए। तो पुलिस के टॉर्चर से पकड़ लिए जाते
उसके बाद में पुलिस इन लोगों का इंतजाम करती। अभी तो पकड़ में ही नहीं आए थे, बचते रहे का यहाँ पर देख रहे हैं सेंस दिया हुआ है। अवॉइड करते रहे यानी इवेड करते रहे, एल्यूड करते रहे पुलिस के परस्यूट से, पुलिस के डिस्कवरी से, पुलिस के फॉलोइंग से, पुलिस के रिप्रेशन से। रिप्रेशन मीन्स होता है दमन, दबा कर रखना, बांध कर रखना, मुक्त न होने देना, वो रिप्रेशन है, रिप्रेस वर्ब का नाउन है। फॉलोइंग ऑफ द पुलिस नहीं होगा, डिस्कवरी पुलिस नहीं कर रही थी, पुलिस अपना परस्यूट कर रही थी। परस्यूट मीन्स होता है कार्य, परस्यूट मीन्स होता है उद्यम, यानी पुलिस इनको पकड़ने का यत्न उपाय कर रही थी और उस यत्न उपाय उद्यम से वे कुशलतापूर्वक बच गए, अवॉइड कर गए। तो यहाँ आंसर होगा परस्यूट। सब समझ करके बनाने वाला प्रश्न है, थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही। द एक्यूज डैश टू द जज फॉर मर्सी। एक्यूज जो था अभियुक्त, दया के लिए जज के सामने डैश किया, क्या किया? आस्क टू, आस्क के बाद टू नहीं लगता है, आस्क, ऑर्डर, इंस्ट्रक्टेड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, एंट्रीटेड, इनवाइटेड, इनके ठीक बाद टू का प्रयोग ही नहीं होता है, देखते काट देंगे आप। अप्लाइड टू द जज, जज को आवेदन दिया। डिमांडेड के बाद टू नहीं लगता है। अपील टू द जज, जी हाँ, जज से अपील किया। अपील, जज के सामने यहाँ कौन सा शब्द सूट करेगा? अपील किया। अपील मतलब ही होता है अपील करना। अपील हिंदी का भी शब्द है, अपील अंग्रेजी का भी शब्द है, याचना करना, विनती करना। अब रिक्वेस्टेड के ठीक बाद टू नहीं लगेगा, अभी मैंने आपको बताया है। न सोचे कि अरे रिक्वेस्टेड है दे दो, रिक्वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी। तो रिक्वेस्टेड के ठीक बाद टू लगता ही नहीं है, ऐसे ही कट जा रहा है। अप्लाइड के बाद टू लगता है, जहां आवेदन दिया जाता है वहां अप्लाइड टू अ पर्सन, अप्लाई फॉर समथिंग। तो यहां आंसर आपका अपील होगा, याचना करना। Experts fail to understand the dash behind the decision to move coal by road when there is enough rail capacity in this sector. इस सेक्टर में रेल कैपेसिटी भरपूर है, रेल की कैपेसिटी अच्छी खासी है, यानी यहाँ रेल की उपलब्धता अच्छी खासी है, ये कहेंगे हम। फिर भी समझ में नहीं आया कि एक्सपर्ट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या डैश है कि कोयले को रोड से भेजा जा रहा है। भाई ये डिसीजन जो लिया गया कि कोयला रोड से जाए, इसके पीछे क्या डैश है? एक्सपर्ट्स भी फेल हो जा रहे हैं इसको समझने में। क्या है भाई? तो लॉजिक, जहां भरपूर व्यवस्था है रेलवे की, वहां ट्रक से अगर कोई सामान भेजा जा रहा है, क्या लॉजिक है इसका? यही तो लॉजिक सब चाहिए। तो आइडियोलॉजी मीन्स होता है विचारधारा, एक तरह की मान्यता है यह विचारधारा। जजमेंट, फैसला। रैशनल, तर्क। पॉलिटिक्स, राजनीति। लॉजिस्टिक्स, संभार तंत्र, वहन तंत्र, संभार तंत्र। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है? दो शब्द होता है, एक होता है रैशनल, एक होता है रैशनल। ये रैशनल है, लॉजिक इसका सिनोनिम होता है, यानी आंसर सी होगा। और इसी के साथ कंप्लीट किए हम सेट 1 को। 3 पार्ट में मैंने आपको बताया, क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा एक पार्ट में बताने पर, छोटे छोटे पार्ट में बता रहा हूँ ताकि पढ़ने में भी थोड़ी सी आपको सुविधा हो। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, अच्छी सुझाव का हमेशा हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सुझाव जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।